बच्चों, आज आप निम्नलिखित वाक्यों और चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए। अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्र लिख रहे हैं, अन्ना डोसा खा चुके हैं, अध्यापिका गणित पढ़ा रही है, सचिन सो रहा है, जितेंद्र ने लड्डू खाया, पूनम भिखारी को कपड़े दे देगी, शर्मा जी हलवाई से मिठाई बनवाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ न कुछ काम के होने का पता चल रहा है। जैसे पहले वाक्य में अध्यापक द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है, दूसरे वाक्य में छात्रों द्वारा लिखने का काम हो रहा है, तीसरे वाक्य में अन्ना डोसा खा चुके हैं, चौथे वाक्य में अध्यापिका गणित पढ़ा रही है, पांचवें वाक्य में सचिन सो रहा है, छठे वाक्य में जितेंद्र ने लड्डू खाया है, सातवें वाक्य में पूनम भिखारी को कपड़े दे देगी और आठवें वाक्य में शर्मा जी हलवाई से मिठाई बनवाते हैं। अतः पढ़ा रहा है, लिख रहे हैं, खा चुके हैं, पढ़ा रही है, सो रहा है, खाया, दे देगी, बनवाते हैं, ये क्रियाएं हैं। इस प्रकार बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया को पढ़ने से पूर्व हम क्रिया की परिभाषा को देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया एक विकारी शब्द है। इसका रूप लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार बदलता रहता है। जैसे लिंग के अनुसार अजय खाना खा रहा है, दीपा खाना खा रही है। बच्चों, आप लिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को तो जानते ही हैं। यहाँ पर अजय पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया होगी खा रहा है। दीपा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया होगी खा रही है। वचन के अनुसार वचन को भी आप जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। लड़का क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ लड़का एक वचन है, इसलिए क्रिया होगी खेल रहा है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ लड़के अर्थात एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया बहुवचन में आएगी। अगला है बच्चों कारक के अनुसार। वर्षा ने कविता लिखी। अब आप वर्षा ने कविता लिखी तो यहाँ ने से कर्ता का बोध हो रहा है कि किसने कविता लिखी, वर्षा ने लिखी। तो वर्षा के अनुसार लिखी, क्योंकि वर्षा जो है अगर हम उसको देखते हैं तो लिंग के अनुसार वो कौन सी स्त्रीलिंग है और ने लगा हुआ है, इसलिए लिखी आ जाएगा। इसी तरह से वर्षा द्वारा कविता लिखी गई। अब हम यहाँ पे द्वारा देखेंगे। द्वारा किस में आता है बेटा, करण में। तो करण में से, के द्वारा, के साथ के कारण, तो यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ है। तो वर्षा द्वारा कविता लिखी गई, तो ये कौन सा होगा, करण कारक। इसके बाद होता है काल के अनुसार। तो काल के अनुसार काल आपको पता है कौन कौन से होते हैं काल बेटा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ क्रिया है। इसके अनुसार हम देखते रहा हूँ मतलब वर्तमान काल। अगर मैं कल भी विद्यालय गया था मतलब था हो गया, मतलब भूतकाल की बात हो गई। तो इस तरह से काल के अनुसार भी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रिया में कुछ बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहते हैं, अर्थात यदि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वाक्य पूर्ण दिखाई नहीं देंगे। कुछ क्रियाएं की जाती है, कुछ क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने आप ही लगी हुई दिखाई देती है, अर्थात स्वयं होती रहती है। जैसे माँ खाना बना रही है, यहाँ पर माँ जो है उनके द्वारा क्रिया की जा रही है खाना बनाने की। दूसरा है झरनों से पानी गिर रहा है। अब झरनों से हम नहीं कह रहे हैं कि तुम पानी
गिराओ, लेकिन यहाँ पे झरनों से स्वयं ही पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया है वह स्वयं हो रही है। अब हम धातु को जानेंगे। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। बच्चों, बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे पढ़ना पट धातु से बना है तथा जाना गम धातु से बना है। अतः क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके साथ प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं। जैसे लिख धनना लिखना, लिख धनता लिखता, पढ़ धनना पढ़ना, पढ़ धनता पढ़ता। क्रिया के भेद। बच्चों, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रियाओं का वर्गीकरण बच्चों दो आधारों पर किया जाता है। पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। बच्चों, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। बच्चों, कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का मतलब हुआ कर्म के साथ, अर्थात ऑब्जेक्ट साथ में हो, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया अर्थात ऑब्जेक्ट के बिना, अर्थात जिसमें कर्म न हो, वह होगी अकर्मक क्रिया। सर्वप्रथम हम सकर्मक क्रिया को समझते हैं। सकर्मक का सामान्य अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो अर्थात कर्म के साथ हो, उसे हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। अर्थात जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नीलम आम खाती है, तो इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। इसे हम और दूसरे उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़की निबंध लिख रही है। उपर्युक्त वाक्यों में खेल रहे हैं तथा लिख रही है क्रिया है बच्चों, और लड़के और लड़की काम को करने वाले अर्थात कर्ता है। फुटबॉल तथा निबंध शब्द कर्म है। इन्हीं शब्दों पर अर्थात कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। जैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं? निबंध लिख रही है। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। बच्चों, सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं का केवल एक ही कर्म होता है, अर्थात केवल एक कर्म हो, एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, वह एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे रिया पुस्तक पढ़ती है, दूसरा है रोहन अंगूर खा रहा है। यहाँ पुस्तक तथा अंगूर एक ही कर्म है, अर्थात यह एक कर्मक क्रिया होगी। दूसरा है बच्चों द्विकर्मक क्रिया, जैसे नाम से ही विदित है, जिसमें दो कर्म हो, वह द्विकर्मक क्रिया होगी। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने गरीब को रोटी खिलाई, दादी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। तो यहाँ पर पहले वाक्य में गरीब और रोटी, ये दो कर्म हो गए। दूसरे वाक्य में बच्चे और मिठाइयाँ, ये दो कर्म हो गए। इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं, इसीलिए इसे द्विकर्मक कहेंगे। अब बच्चों हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, जिसमें कर्म मौजूद न हो। अकर्मक का सामान्य अर्थ होता है बिना कर्म के, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे अभी हमने बोला था कि उसका जो प्रभाव था क्रिया का, वो कर्म पर पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्म है ही नहीं। सीधे सीधे
क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। जैसे लक्षित हंसता है, तो यहाँ पे कौन हंस रहा है? लक्षित हंस रहा है, अर्थात जो कर्ता है वह क्रिया कर रहा है। जैसे सूरज छिप रहा है, तो यहाँ पर छिपने का काम कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। तो इस प्रकार से उपयुक्त वाक्यों में हंसना क्रिया का फल लक्षित पर और छिपना क्रिया का फल सूरज पर पड़ रहा है तथा इन क्रियाओं का कोई कर्म मौजूद नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया होगी। अब बच्चों, आपका अगला प्रश्न होगा कि आखिर हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानें कैसे? तो क्रिया में क्या, किसे और किसको, यह लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर आपको मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। इसे हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे कि सोहन आम खाता है। अब हम प्रश्न पूछते हैं, सोहन क्या खाता है? उत्तर आएगा आम, तो यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। रमा ने कविता लिखी। हम इसका प्रश्न करते हैं, रमा ने क्या लिखी? उत्तर आएगा कविता लिखी, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है। उत्तर प्राप्त होने के कारण यह सकर्मक हो गया। बच्चा हंसता है। हम प्रश्न पूछते हैं, बच्चा क्या हंसता है? उत्तर नहीं मिल पा रहा है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। बच्चा खेलता है। हम प्रश्न करते हैं, बच्चा क्या खेलता है? हमारे पास उत्तर नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर क्रिया को बच्चों हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे।